رب زدني علما. Okay, so we are starting today Sales Tax Act 1990. सेल्स टैक्स हम लोग जो इनकम टैक्स प्रीवियस लेक्चर्स में या लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, दैट वाज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स व्हाइल सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स. कैसे होता है वो अभी एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट विल बी स्टडिंग, हमारा एजेंडा क्या होगा. हम लोग हिस्ट्री, थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री और की डेफिनेशंस को कवर करेंगे आज के दिन. ठीक है, आज के दिन या कुछ लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे. ठीक है. अच्छा, ये आपका मैक्सिमम जो है वो कम से कम अगर मैं कहूं तो 10-20 मार्क्स का तो यहां से निकल आता है कई दफा. ठीक है, 10-20 मार्क्स और दोज आर इनफ मार्क्स एज वेल. तो इसको चूंकि आप लोग खुद से टाइम नहीं होता, आप फोकस नहीं कर सकेंगे इसको पढ़ना जो है वो. ठहर मैं एक मिनट वो भी शेयर कर दूं. आई फॉरगेट टू शेयर द स्क्रीन. अच्छा जी, चूंकि टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, खुद आप लोगों ने इतना ऐसा जाना नहीं है, ज्यादातर एज अ होल की बात कर रहा हूं, तो फिर हम लोग जो है इसको यहीं पे डिस्कशन करेंगे ताकि डेफिनेशंस को याद करने की बजाय हम लोग उसको डिस्कस करें, ताकि अगर एमसीक्यू टाइप भी कुछ आता है तो आप उसको कर सकें. अच्छा जी, टू स्टार्ट विद ये बिल्कुल हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट कि वी हैव द प्रीवियस नॉलेज, वी डोंट हैव द प्रीवियस नॉलेज, ब्ला ब्ला. हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें. सो फार हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्सेशन जो कि इनकम ऑफ अ पर्सन पे लेवी की जाती है. अच्छा, अ पर्सन, जो पर्सन होता है उसमें 3 पर्सन आते हैं. 3 पर्सन, जो पर्सन में 3 आते हैं. इंडिविजुअल है, एओपी है और बिजनेसेस हैं जिसे हम लोग कंपनी कहते हैं. इंडिविजुअल में भी 2 तरह के आते हैं, एक जो है सैलरीड इंडिविजुअल है, एक नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है, और उनकी जो इनकम टोटल कैलकुलेट होगी, जो इनकम कैलकुलेट होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है जी. अब जो सेल्स टैक्स होता है, जो कि बाहर के मुल्कों में ज्यादातर इसको वैट, वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, दैट इज कलेक्टेड थ्रू इंटरमीडियरीज. वो क्या किया जाता है, इंटरमीडियरीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, और अल्टीमेटली वो पास ऑन होता 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 कहां पे फॉल करता है, उसका सारे का सारा नजला जाके फॉल करता है एंड यूजर पे. ठीक है. अच्छा, इसके लिए हमें एक चीज की डिस्टिंक्शन देखनी पड़ेगी. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर. ठीक है, देर इज डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर. कस्टमर मे ऑल्सो बी द कंज्यूमर, बट समटाइम्स इट डजेंट हैपन. कंज्यूमर वो है जो कि उस प्रोडक्ट को, उस चीज को, उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, उस सप्लाई को. देखें, अब कुछ वोकेबलरी होगी जो कि हम लोग यूज करेंगे. सप्लाई में प्रोडक्ट भी आती है, सप्लाई में सर्विस भी आती है. तो जो उस सप्लाई को यूज कर रहा होगा, यूटिलाइज कर रहा होगा, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर होगा. इन बिटवीन जितनी भी पार्टीज इंटरमीडियरीज आएंगी, वो अपना अपना हिस्सा बीच में डाल के जितना उन्होंने टैक्स पे किया होगा अपने अपने पास रख लेंगी, बाकी का जमा करवा लेगी जो है एफबीआर को. ये इसी तरह चलेगा. कैसे चलेगा हम आगे जाएंगे, पहले तो हम हिस्ट्री और प्रिंसिपल पे देखते हैं, फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी सेल्स टैक्स की. आफ्टरवर्ड्स विल बी गोइंग ऑन पेनल्टीज एंड ऑल दैट, और एंड पे हम लोग इसकी फिर एक प्रैक्टिस करेंगे. ये हमारे जो है वो 3-4 हफ्ते इसमें गुजर जाएंगे, और लास्ट पे फिर हम लोग इस सब को मिक्स करके हम लोग इंशाल्लाह इसकी जो है वो एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टार्ट विद दिस समरी. अभी मैं स्लाइड्स पे भी जाता हूं जहां पे डिटेल में और ज्यादा वो है डेफिनेशंस है. दिस समरी कवर द प्रिंसिपल्स. अच्छा, अगर कोई नया आ गया ना पार्टिसिपेंट कैंडिडेट, तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा, तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करते जाइएगा अगर कोई नया कैंडिडेट आ गया तो. अच्छा जी, दिस समरी कवर्स द कोर प्रिंसिपल्स, डेफिनेशंस एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान सेल्स टैक्स 1990. For specifics, exact rate exemptions refer to relevant schedule and notification. इसमें है क्या, ये मैंने खुद से समराइज करके बनाया था ये डॉक्यूमेंट. इसके अंदर जो है आपको 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है. मेन मेन चीजें मिल जाएंगी हिस्ट्री से रिलेटेड और
उसके अलावा मैं आपको वो फाइल भी सेंड कर दूंगा जिसमें डिटेल हिस्ट्री है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू सेल्स टैक्स क्या है, डेफिनेशन सेल्स टैक्स की क्या है, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन sales of goods to final consumer. This is where I was telling you there is difference between customer and consumer, collected by retailers and passed to the state. It is an indirect tax based on percentage of selling price. तो ये वो जो इनकम टैक्स था वो इनकम ऑफ अ पर्सन पे लगता है, जबकि जो सेल्स टैक्स है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगता है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस पे। ठीक है जी। पर्पस क्या है, फंड्स पब्लिक वर्क्स एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्वियसली। टाइप ऑफ टैक्स अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। अगेन ये समरी है, आपको मिल जाएगी, अभी हम बुक से पढ़ेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स या वैट, एक या वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि एवरी इंटरमीडियरी व्हेन एडिंग अ वैल्यू ऑन इट, सो वो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जब वो वैल्यू ऐड करें, लेट्स सपोज देयर इज इंटरमीडियरी ए, देयर इज इंटरमीडियरी बी। एक कंपनी है, कंपनी बी है, ए ने बी को 100 रुपए की चीजें बेची, 100 दिरहम्स की, 100 रियाल की। कैसे बेची, खुली चीजें बेची। अच्छा, मैं अक्सर ना ये बड़ा एग्जाम्पल दिया करता हूं। ए ने, बड़ा सिंपल सी एग्जांपल है, ए ने बी को आलमंड्स बेचे, 100 दिरहम के बेचे और बड़ा एक पैकेट बेचा। ठीक है, वो 2 किलो का पैकेट था। बी ने उसे छोटे छोटे पैकेट में बना के आगे बेच दिया। अब बी भी रजिस्टर्ड है, ए भी रजिस्टर्ड है, तो ये जो बड़े पैक से छोटे पैकेट बनाना है ना, ये वैल्यू ऐड करना है। अब उसने जब वैल्यू ऐड की, तो अगर उसने 100 दिरहम की सप्लाई ली थी, तो अब वो शायद 200 दिरहम की बेचे। तो वो 200 दिरहम की अगर बेचेगा, 200 दिरहम्स की या रियाल की, उसके ऊपर, या रुपीस की, तो उसके ऊपर वो 17%, नॉर्मली आजकल 17% चल रहा है, 17% जो है वो चार्ज करेगा। 17+1 चलता है, वो मैं 1 बता दूंगा क्या है। तो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर 17% जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ऐड करके आगे बेचेगा। अच्छा, अब वो 200 पे वैल्यू वो जो है परसेंटेज ऐड करके आगे बेच रहा है, 100 पे वो ऑलरेडी दे चुका है, तो वो अपना साइड पे रख लेगा, जो एडिशनल कलेक्ट कर रहा है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डोंट वरी, अगर समझ नहीं आई, हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे हमें बहुत ज्यादा आ जाएगी। मैंने अभी सिर्फ वैट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, ब्रीफ हिस्ट्री सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे। इनिशियली अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन 1947, became federal in 1948 under the general sales tax, अंडर द जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948। तो पहला जो हमारा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट आया वो 1948 था। आई होप अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। ऑर्डिनेंस वो होता है जब पार्लियामेंट जो है वो असेंबली जो है वो सेशन में ना हो और डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से होता है, वो ऑर्डिनेंस है। जो प्रॉपर थ्रू, पहले उसका बिल पेश होता है, फिर उस पर डिबेट होती है, प्रॉपर थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम निकलता है, दैट इज एक्ट। तो ये सेल्स टैक्स एक्ट पहला 1948 में आया, फिर सेल्स टैक्स एक्ट 1951 में आया, इंट्रोड्यूस लाइसेंसेस फॉर मैन्युफैक्चरर्स, होल सेलर्स, एग्जम्प्टिंग इंटर लाइसेंस सेल्स। तो बेसिकली उसका जो नया वर्जन आया उसमें लाइसेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आया, मतलब इतने साल वही चला जो जिसने रिप्लेस किया 1951 को, इंट्रोड्यूसिंग अ वैट लाइक सिस्टम, जीएसटी जो पाकिस्तान में कहते हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बताऊं, बात बताऊं, पीछे करके तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, इन्होंने कहा था कि जीएसटी को वैट से रिप्लेस किया जाए, लेकिन माशाल्लाह हम लोग तो जो है ना वो लोग ऐसे ही हैं कि हम कहते हैं जी समझ नहीं आती कि वैट और जीएसटी यही किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जीएसटी वो मर गए, ये होगा बिजनेस, वो जो है बिजनेस कम्युनिटी ने स्ट्राइक कर दी है, उन्होंने कहा वापस जीएसटी का नाम यूज करो। तो अब वैट का नाम नॉर्मली नहीं यूज होता पाकिस्तान में। रेट चेंजेस क्या है, 1992 में 12.5% था, 1995 में 18% हुआ, 2004 में 15% हुआ, 2019 में 17% हुआ, 17 में 20% हुआ। और बेसिकली 20% क्यों हुआ, वो 17% प्लस 3% था, अभी 17% प्लस 1% है। मैं अभी रिसेंट एसओआर देखूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, की कॉन्सेप्ट क्या है।
ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक टैक्सेबल सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, जिसपे वो सप्लाई जिसपे सेल्स टैक्स लगना है, इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज नहीं होती। एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्यों है? गुड्स लिस्टेड इन 6 कैजुअल, नो टैक्स लेविड बट नो इनपुट टैक्स रिफंड, ये भी हम पढ़ लेंगे। एग्जेम्प्ट सप्लाई वो है जिसपे सेल्स टैक्स नहीं है। 6 कैजुअल में कौन सी आइटम्स है? नॉर्मली ये वो होती है जो हॉस्पिटल सप्लाईज हो गई, टीचिंग सप्लाईज होगी, वो भी अप टू एन लिमिट, तो इन पे फिर सप्लाई सेल्स टैक्स जो है एग्जेम्प्ट होता है। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होती है? जिसपे 0% टैक्स होता है। एग्जेम्प्ट और जीरो में फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जीरो रेटेड में क्या फर्क है? जीरो रेटेड पे आप टैक्स चार्ज तो नहीं करते, बट जब आप रिफंड लेने लगते हैं तो वो क्लेम कर लेते हैं। वो कैसे है? वो इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या है, जब हम लोग करेंगे इन डिटेल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट टैक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन आ गया, वो भी हम कर लेते हैं। इनपुट टैक्स क्या है? टैक्स पेड ऑन परचेजेस इंपोर्ट्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन। वो जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कंपनी ए और कंपनी बी की, कंपनी बी ने कंपनी ए से 100 दिरहम या 100 रियाल या 100 रुपीज का एलमंड का 1 किलो का पैकेट लिया। उस 1 किलो के पैकेट के ऊपर उसने जितना सेल्स टैक्स दिया, दैट इज इनपुट टैक्स, ठीक है। अच्छा, जो चार्ज किया कंपनी ए ने, कंपनी बी ने जो दिया वो इनपुट था, जो कंपनी ए ने चार्ज किया वो आउटपुट टैक्स था, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ गुड्स पे चार्ज हो रहा है वो आउटपुट टैक्स था। टैक्स फ्रैक्शन क्या है? कि वही जब हम लोगों ने इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होता है कि जब उसको रेट को बढ़ाना हो, अगेन वो भी पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंस किसके लिए? जो कौन सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन कर सकता है। रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इफ लायबल, इस पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिव टैक्स पेयर कंप्लाइंट विद रिटर्न फाइलिंग्स एंड टैक्स पेमेंट जरूरी है। रिटर्न जो है फाइल्ड मंथली क्वार्टरली बाय 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ, ये ज्यादातर के लिए मंथली होती है। क्वार्टरली भी अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं ड्यू टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर बिजनेस, के आपकी महीने में इतनी ज्यादा टर्नओवर नहीं है तो क्वार्टरली करने, तो क्वार्टरली भी हो सकता है, ये ईयरली नहीं होता। इनकम टैक्स ईयरली होता है। इनवॉइसिंग क्या है? टैक्स इनवॉइसेस मस्ट इंक्लूड डिटेल्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट। तो टैक्स वही लेवी कर सकता है सेल्स टैक्स जो कि जिसके जो इनवाइस के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। अच्छा, ये नीचे कुछ की डेफिनेशंस हैं, ये हम लोगों ने कवर कर लेनी है, मैं अभी कवर करने लगा हूं। ये सिर्फ समरी है अपने आप को, ये ओ सारे को अपने आप को चेक करने के लिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। अब पढ़ने की तरफ अगर आए तो लेट मी ओपन दैट फोल्डर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हिस्ट्री पे अगर बात करें हम लोग, सो देयर इट इज, दैट्स नॉट दैट, दिस इज सेल्स टैक्स लॉ, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस वाले उस पर चले जाएंगे। हम लोगों ने बात की है जी, यहां पे ये आ गया। मैं अगर मेरे पास यहाँ पे हाइलाइटर होता है ना, मैं हाईलाइट भी करता जाता हूँ उसको। ठीक है जी, यहाँ पे उसने दिया सेल्स टैक्स एक्ट 1990, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया है ऑलरेडी। 1948, देन 19 जो है 51, देन 1990, तो अभी तक 1990 वाला चल रहा है। वो यही पे उसने एक्सप्लेन किया है कि 1948 तो नहीं बताया यहाँ पे, लेकिन उसने 1951 बता दिया, वो ऑलरेडी चल रहा है, हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, ये स्कोप ऑफ जीएसटी, ठीक है। स्कोप ऑफ जीएसटी क्या है? जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान एट द स्टैंडर्ड रेट ऑफ 12.5%, अभी हम लोगों ने देखा है। हाउएवर टू मीट द हाउएवर टू मीट द कंडीशनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, जो पहला कर्जा था वो हम लोगों ने 1948 में आईएमएफ से लिया था, ठीक है। मांगा मेरे हाल से हम लोगों ने, अगर मुझे अब पूरा याद नहीं है, मांगा हम लोगों ने शायद, आप अगर देखेंगे 1 मिलियन था, दिया उन्होंने उसका 10 टाइम्स था, मतलब जितना भी हम लोगों ने मांगा था उसका 10 टाइम्स दिया था। तो तब से ही हम लोग जो है, और क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था कि दे नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस
ज्योग्राफिक लोकेशन, और फिर उसके हिसाब से फिर तब से हम लोग चलते रहे। अभी हम लोग बहुत कहते हैं ना आईएमएफ से जान क्यों नहीं छुड़ा सकते, एनी हाउ। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ की वजह से फॉर रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट द जीएसटी वाज रेज टू 18% इन 1995। ये तब का यही चीजें चल रही हैं। with the reduced rate of 2% introduced to bring the small businessmen into the tax net। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी 18% वैसे है, लेकिन रिड्यूस रेट जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए 2% रिड्यूस रेट कर दो ताकि वो कर सके। आगे क्या है जी, द सेड रेट वाज हाउएवर सब्सिक्वेंटली कल्टेड टू 15% ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम टैक्स पेयर। 1999 में 3% जो है, यहां पे करते हैं 3% फर्दर वॉज इंट्रोड्यूस ऑन सप्लाईज मेड टू बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये जो मैं अभी कह रहा था आपको, अभी 17+1 है, वो 15+3 हो गया। बाय 2004 जीएसटी वॉज एडमिनिस्ट्रेड एट 5 डिफरेंट रेट्स, 2%, 15%, 18% एंड 20% एंड 23%। फाइनली anomaly of different rates was removed by introducing a uniform 15% with effect from July 2004, और प्लस सब्सिक्वेंटली फिर 17% पे आ गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, नॉन रजिस्टर्ड के लिए वो अलग था। ठीक है जी। कंपोजिशन ये हमें जरूरत नहीं है करने की। स्केजुअल्स देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्केजुअल पता होना चाहिए इसमें क्या क्या है। थर्ड स्केजुअल जो है उसमें आपके पास स्पेसिफाइज द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टैक्स इज लेविड ऑन रिटेल प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर ने रिटेल प्राइस फिक्स किया उसमें थर्ड स्केजुअल में है। फिक्स स्केजुअल में क्या चीजें हैं जी, गुड्स विच आर टैक्सेबल एट 0%, जीरो रेटेड सप्लाईज है। सिक्स स्केजुअल में एग्जेम्प्ट सप्लाईज है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइटेड करता जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए फिर बाद में इसको फिगर आउट करना इजी रहे। डेफिनेशंस के लिए मैंने स्लाइड बना दी थी, वो डेफिनेशन हम स्लाइड से ही करेंगे, वो मैं आपको कर दूंगा। अच्छा जी, एट स्केड्यूल जो है उसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो स्पेसिफाइज द गुड्स विच आर चार्ज टू टैक्स एट सच रेट्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज स्पेसिफाइड देयरइन। वो गुड्स हैं जिसके ऊपर प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक तो नहीं कहना चाहिए, जिसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं कि इस पे कैसे सेल्स टैक्स चार्ज किया जाए, तो उनके बारे में डिस्कस करता है। आप लोगों के लिए जरूरी है कि आपने थर्ड स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स स्केड्यूल को ज्यादा याद रखना है। ठीक है, नाइन्थ स्केड्यूल जो है वो सेलुलर मोबाइल फोन्स वगैरह के बारे में है, सैटेलाइट फोन्स उस पर कैसे चार्ज करना है। टेंथ स्केड्यूल जो है वो किसके बारे में करता है, वो बेसिकली फिक्स बेसिस ऑन मंथली रिटर्न के सेल्स टैक्स जो है वो फिक्स बेसिस पे लगाया जाए, ना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लगाया जाए। ठीक है। अच्छा, 11th स्केड्यूल जो है वो क्या बात करता है, वो बात करता है विद होल्डिंग एजेंट्स की, कि कौन कौन जो है वो काट सकता है और डिडक्शंस कैसे हो सकती हैं। 12th स्केड्यूल जो है वो बात करता है कि 3% जो है वो इंपोर्ट ऑन द इंपोर्ट स्टेज, जो एक्स्ट्रा 3% चार्ज करना है वो कैसे करना है। बस ये मेन मेन याद होने चाहिए आपको। 13 स्केड्यूल जो है वो क्या बात करता है, स्पेसिफाइज द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ स्टील, स्टील से रिलेटेड की बात करता है। मेन मेन आप लोगों के जहन में ये चीजें होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं जी, जरूरत नहीं है ये, डेफिनेशंस पे चलते हैं। ये थी जी हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, अब ये सारी डेफिनेशंस इधर भी हैं, ये थोड़ा सा ऑड सा है, हम जो है अपडेटेड, क्योंकि ये पुरानी बुक भी है, मैं अपडेटेड पे जाता हूं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड की, डाउनलोड नहीं बनाई हुई है डेफिनेशंस के लिए। इसमें अपडेटेड डेफिनेशन सारी हैं और थोड़ी सी हाईलाइटेड भी है। ठीक है जी। अच्छा, बात करें जी अमीन साहब। जी सर। आपने हैंड रेज किया, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैंने नहीं नहीं सर, सर। मैंने रेस्ट किया था। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, आप शेयर कर दिएगा। हाँ हाँ, नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। उन्हीं साहब, क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र सर। आप, मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं। हम लोगों ने आज जो है वो ये इनसे डिस्कस किया है कि विल बी डूइंग नाउ सेल्स टैक्स, और उसके बाद जो है सेल्स टैक्स के बाद हम 3 लेक्चर अपने सेल्स टैक्स के गुजारेंगे, एटलीस्ट 3 वीक्स। और फिर लास्ट में हम जी लोग जो है वो वापस इनकम टैक्स पे आएंगे ताकि मिक्स होके हमारा चले। और एंड पे फिर जब हम जी लोग
पास पेपर की प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे पास दोनों चीजें होंगी, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों होंगे हमारे पास नॉलेज, तो उसके बेस पे फिर हम पास पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे। कितने लेक्चर में पास पेपर करने हैं? 2 में हो जाएंगे? 2 में हो जाएंगे, इनफ है 2। अच्छा ठीक। देखिए हमारे पास नॉलेज इनफ होगा ना, वी हैव इनफ जी नॉलेज, जी। तो हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चरल उसको देखना है कि पास पेपर्स में आ क्या क्या रहा है। ऑलरेडी हम बिल्कुल लोग ठीक। इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो चीजें वही होंगी, 2 लेक्चर्स विल बी मोर देन इनफ। ठीक हो। क्योंकि हम ऐसे ठीक नहीं सर। करेंगे ना, हम जी जी मैं आंसर कर, हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि हम सिर्फ राइट आंसर में आपको बताता जाऊं, हम हर राइट आंसर को डिस्कस करेंगे, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ठीक होगा। ठीक जी, होगा सर। कौन कुछ कह रहा था जी, प्लीज बोलिएगा। सर वो पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बताइए। एमसीक्यूज, वो सिनेरियो एमसीक्यूज, एमसीक्यूज। अच्छा जी, अब डेफिनेशन का सेक्शन जो है वो जितने भी, इवन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चाहे सेल्स टैक्स एक्ट का, जो डेफिनेशन का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 2 होता है। ठीक है, ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हिस्ट्री हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री अभी देख ली है, वो कवर करता है जो है उसमें सेक्शन 2। इसमें टोटल 48 टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समझना इसलिए है क्योंकि अब हम इन्हीं को लेके चलेंगे और इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पहला जो कि अक्सर बुक्स में भी नहीं मिलता, ये मैंने एसआरओ जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स है वहां से निकाला था। व्हाट इज दैट? दैट इज एबिटर। व्हाट इज एबिटर? ये इसको TOIR से भी पढ़ा जाता है कई जगहों पे, अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंट होके ना, तो एबिटर भी पढ़ा जाता है, एबिटर भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़े जाते हैं। व्हाट इज दैट? इट मींस अ पर्सन, मींस, अब मींस वही है, मींस, मींस जो है बस वही है, इससे ज्यादा नहीं है। वही। ठीक है ना? अच्छा जी, मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, इट मीन्स अ पर्सन हु इंटेंशनली abets और connives इन टैक्स फ्रॉड। ये कन्नाइव्स या एबिट का मतलब है हेल्प करना, असिस्ट करना। ठीक है, हेल्पफुल होना या शामिल भी होना। ठीक है, इन टैक्स फ्रॉड एज डिफाइंड इन क्लॉज 37 ऑफ सेक्शन 2 और इन कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस वारंटिंग प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु prepares or causes to be prepared with authorization of registered person invoices or false claim of input tax adjustment or allows use of bank account held or operated by him for abetting tax fraud or other offenses warranting prosecution under this act or unauthorized or illegal maintains or operate business bank account in another registered person's name। तो इन सिंपल क्या है, ये वो बंदा है जो कि फ्रॉड करने में असिस्ट करता है। ठीक है, अब ये कौन कौन हो सकता है? ये अकाउंटेंट हो सकता है, ये लॉयर हो सकता है जो टैक्स फाइल करते हैं, या इवन रजिस्टर्ड पर्सन खुद भी हो सकता है। तो इतनी और अच्छी खासी इसकी पेनल्टी भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। 48 है, 48 में से एक हो गई, दूसरी पे चलते हैं। एक्टिव टैक्स पेयर, ये सेम इनकम टैक्स वाली भी होगी और ये भी होगी। इट मींस, अगेन मींस, अ रजिस्टर्ड पर्सन who does not fall in any of the following categories, who is blacklist or whose registration is suspended under section 21 of sales tax act 1990। अच्छा, अंडर सेक्शन 21 ये कौन सा है? कि जिसने कॉन्टिन्यूसली डिफॉल्ट किया हो। ठीक है, बी, हु इज फेल, हु फेल्स कहना चाहिए, हु इज नहीं कहना चाहिए, हु फेल्स टू फाइल मंथली सेल्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट 15 होती है हर मंथ की, for 2 consecutive tax periods as required under section 26 of sales tax act 1990, who fails to file an income tax return within due date under section 114 or wealth statement under section 115, and who fails to file quarterly or annual withholding tax statement under section 165 of income tax ordinance। तो बेसिकली उसने क्या डिफाइन किया? उसने कहा जी एक्टिव टैक्स पेयर वो है जो इस कैटेगरी में नहीं आता। वो उस कैटेगरी में क्या है? उस कैटेगरी में 4 चीजें हैं। एक, जो ब्लैक लिस्ट ना हो। ठीक है, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर हो सकता है। और नहीं है, और है, एंड है। एंड जिसने 2 जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न ना मिस की हो, दूसरा। तीसरा, जिसने अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग की हो टाइमली और वेल्थ स्टेटमेंट भी टाइमली की हो।
और चौथा जिसने अपनी विदहोल्डिंग, अगर विदहोल्डिंग टैक्स, अगर वो विदहोल्डिंग एजेंट है, वो भी टाइमली फाइल किया हो, क्वार्टरली वो फाइल करता हो। अगर फेल होता रहा इन चारों चीजों में तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मजे का तरीका है डिफाइन करने का कि उसने लिस्ट डाउन कर दिया अगर ये चार चीजें होंगी तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होगा, रादर देन डिफाइन करने का कि एक्टिव टैक्स पेयर क्या होगा। तो फिर कोई ना कोई जो है वो वकील जो है कोई ना कोई इसमें से क्लॉज निकाल लेते जब डिफेंड कर रहे होते एक्टिव टैक्स पेयर को। तो उसने नेगेटिव वाली बातें कह दी कि अगर ये नहीं होगा तो एक्टिव टैक्स पेयर होगा। अच्छा जी, एपेलेट ट्राइब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में पूछते हैं। देखिए ट्राइब्यूनल क्या होता है, पहले मैं ट्राइब्यूनल का आपको आइडिया दे दूं फिर एपेलेट पे चलते हैं। ट्राइब्यूनल होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्यूडिशरी, जैसे हम सुनते हैं ना, ये सेशन कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, अब ये सुप्रीम कोर्ट है। अब इन कोर्ट्स में ना जो नॉर्मली जजेस भी होते हैं और जो लॉयर्स भी होते हैं, वो एक स्पेसिफिक जो है अपना उनका एक एक होता है, नॉलेज होता है, अपने हिसाब से होते हैं जजेस भी, उनका अपना एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है। अब टैक्स के अगर कोई केस फाइल करना है तो उसके लिए जज को भी टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, वकील को भी टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, और अक्सर जो है टैक्स के केसेस जो है वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है, जाके उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब ऐसे केसेस जो हैं वो किस जगह पे सुने जाएंगे, वो हाई कोर्ट वगैरह में तो समझ ही नहीं आएगी, तो इसके लिए फिर ट्राइब्यूनल्स होती हैं। ये ट्राइब्यूनल्स डिफरेंट होती है, टैक्स ट्राइब्यूनल होती है, इस तरह कुछ जो है वो एजाइलम ट्राइब्यूनल होती है। पाकिस्तान में तो एजाइलम नहीं है, बाहर के मुल्कों में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, ठीक है। तो इस तरह स्पेसिफिक जो जो होती है वो एजाइलम वो ट्राइब्यूनल्स होती हैं। तो एपेलेट ट्राइब्यूनल इज रिलेटेड टू टैक्स। In case of any dispute between taxpayer and tax department, an appeal can be made to appellate tribunal। ये अपील से ये appellate tribunal बना। This is the highest judicial authority in the matters of tax। तो जुडिशरी में आती है। Appellate tribunal shall consist of chairperson and other members appointed by federal government in accordance with the prescribed rules। The decision of the appellate tribunal on the point of fact is final। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं जब भी केस, देखिए टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान प्रॉब्लम आई, कंफ्लिक्ट आया, वो टैक्स पेयर जो है वो जा सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल में। क्यों आया, अब उसके ऊपर दो प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक होता है पॉइंट ऑफ फैक्ट, एक होता है पॉइंट ऑफ लॉ। जब अपीलेट ट्राइब्यूनल फैसला कर रही है तो फैक्ट जो है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं हुआ, दैट इज पॉइंट ऑफ फैक्ट। यानी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो टैक्स पेयर है इसकी सप्लाईज ज्यादा बनती थी, इसने कम शो की है, जबकि टैक्स पेयर कह रहा नहीं भाई मैंने तो सप्लाईज पूरी शो की है, मेरी तो ज्यादा बनती नहीं थी। अब ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है, ये प्रूव करना है। जो भी जाएगा कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में, जो भी केस लेके जाएगा उसको प्रूव करना है। दूसरा डिफेंडेंट होगा, पहला जो है वो केस को लेके जाएगा। ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है। दूसरा है पॉइंट ऑफ लॉ। अभी ये जो हम लोग लॉ ही पढ़ रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ लॉ होता है कि लॉ के एक्सप्लेन करने में, वाइल मेकिंग द डिसीजन, वाइल जज इज मेकिंग अ डिसीजन, उसने लॉ को गलत इंटरप्रेट किया। यानी ये जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, लेट्स सपोज कोई बंदा है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि वो फेल किया उसने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को करना, उसकी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट नहीं थी, उसने जो है ना वो नहीं किया। अब विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट तो उसके लिए आएगी, साथ लॉ ये भी कहता है कि जो विद होल्डिंग एजेंट है, आम बंदा तो विद होल्डिंग टैक्स जो है टैक्स विद हेल्ड कर ही नहीं सकता। तो लॉ को अप्लाई करते हुए गलती हो गई, तो पॉइंट ऑफ फैक्ट तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में आ जाएगी, लेकिन पॉइंट ऑफ लॉ जो है, इन द केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ द मैटर मे बी रेफर टू हाई कोर्ट। वो फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा कि कहां पे पॉइंट ऑफ लॉ का इशू है। एक्सप्लेनेशन उसने नीचे दिया है, क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं ताकि आपकी नजर से गुजर जाए और आपने ये जेहन में रखने हैं। पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं, इसके भी मैं कोशिश करूंगा वीकेंड पे बैठ के, इसके भी मैं आपको पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स बना दूंगा ताकि बुलेट पॉइंट्स हो आपके पास। अपीलेट ट्राइब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन होते हैं, चेयरपर्सन होता है और फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए होते हैं, और वो कौन होते हैं, ऑब्वियसली जिनको टैक्स का नॉलेज होता है। Any person including the sales tax department if not satisfied
with the decision of the or order of the order by the Commissioner of Inland Revenue, appeals can appeal to the appellate tribunal. तो कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू जो अपील से रिलेटेड है उसके डिसीजन से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो आप appellate ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं बीइंग अ टैक्स पेयर. The decision of tribunal on point of fact is final. However, the point of law can be challenged to रेफर टू हाई कोर्ट. अगर पॉइंट ऑफ फैक्ट पे है वो फाइनल है, लेकिन पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने कोई इशू किया है, गलत लॉ को इंटरप्रेट किया गया, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं. अ पर्सन में बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल. अब मेंबर बनना है तो क्या होगा? इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट नॉट लेस देन 15 years of experience. Is a person who has for a period not less than 10 years practiced professionally as chartered accountant or cost and manage ICMA का किया हो. He is an officer of Inland Revenue in BS 21, BPS 21 or above. Is an officer of Inland Revenue BPS 20 having served in such grade for 3 years. तो ये उसकी कैटेगरी है. और the federal government shall appoint the chairperson of appellate tribunal from the category A और B ऊपर जो दी गई है, या वो हाई कोर्ट 15 साल से कम का एक्सपीरियंस ना हो, या उसे 10 साल से कम का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ना हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का. अगर ये दो हैं तो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और रीअपॉइंट हो सकता है. ये अपीलेट ट्राइब्यूनल का है. एप्रोप्रिएट ऑफिसर, ये कौन है? इट मींस, अगेन मींस आ गया. डेफिनेशंस नॉर्मली मीन से आती है. इट मींस एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू authorized by board by notification in official gazette to perform certain functions under the act. तो कोई भी जो है वो ऑफिसर सेल्स टैक्स वाले का अपॉइंट हुआ थ्रू जो है वो गैजेटेड ऑफिशियल गैजेट, वो अप्रोप्रिएट ऑफिसर कहलाएगा. एरियर्स या अरियर्स भी कहते हैं कुछ लोग इन्हें. अगेन नॉर्मल वर्ड है. अरियर्स क्या होते हैं? जो कि पास्ट अनपेड पेमेंट्स है. पेमेंट्स नहीं कहना चाहिए, हाँ पेमेंट्स ही कह लो, या रिसीट्स है. In relation to a person means on any day the sales tax due and payable by person under this act before that day but which has not yet been paid. यानी क्या है कि वो लेवी हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो वो अरियर्स में चला जाएगा. जैसे हम लोग कहते हैं यार हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इतनी पेमेंट करनी है, वो एरियर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ. सो पर्सन को ना इट इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ लोकल अथॉरिटी, अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी की सारी पर्सन में आती है. सेल्स टैक्स. अब आते हैं सेल्स टैक्स की डेफिनेशन की तरफ. इटसेल्फ इट मींस द टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज सारे हैं, एक सिंगल नहीं है. ठीक है, सारे हैं. लेट मी द टैक्स एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी और फी ऑफ और एनी अदर सम पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. तो ये पांचों जो हैं वो सेल्स टैक्स में आएंगे. सेल्स टैक्स से रिलेटेड है ना ऑब्वियसली, तो वो सेल्स टैक्स के अंदर आएंगे. टैक्स क्या? इट मींस द सेल्स टैक्स. इट इज अ टैक्स ऑन द सप्लाई. अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स and is charged, levied, paid at the rate of 18% of value of taxable supplies made by registered person and the value of goods imported in Pakistan. ये 17+1% है. 17+1% अगर रजिस्टर्ड पर्सन को करता है तो वो 17% होगा. एडिशनली 1% जो लास्ट टाइम तक था, अभी मैं फिर SRO देके आपको बता दूंगा. The sales tax is not imposed on supply or import of such goods as specified in 6 schedule. 6 schedule में कौन सी आइटम्स थी जो exempt थी? ठीक है, तो exempt के ऊपर ऑब्वियसली सेल्स टैक्स इंपोज नहीं होता, जीरो रेटेड पे भी नहीं होता. सप्लाई ऑफ गुड्स पे, इनपुट पे आप कर सकते हैं. एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों चार्ज होगा बीच में? It means a surcharge payable by defaulter if a registered person does not pay tax due to any part therefore in time and in manner specified under the act or claim the tax credit, refund or make adjustment which is not admissible or incorrectly applying the rate of 0% default surcharge is payable by him at the following rate. तो उसने किया क्या? उसने फॉर एग्जांपल एडिशनल टैक्स क्यों लगा या डिफॉल्ट सरचार्ज क्यों लगा? उसने wrongfully, मैनिपुलेटिवली
टैक्स को जो है क्लेम किया या टैक्स दिया ना, डिफॉल्ट किया, तो फिर क्या होगा, कैसे देना पड़ेगा, रिकवर कैसे होगा? पहला है 12% पर एनम, और काइबोर, काइबोर होता है कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो कि बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है। क्या होगा? 12% पर एनम और काइबोर प्लस 3% पर एनम विच इज हायर। यानी फॉर एग्जाम्पल काइबोर चल रहा है 12%, तो 12% प्लस 3% ये 15% बन जाएगा। तो 15% हायर है, इस पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज काइबोर चल रहा है 5%, तो 5% प्लस 3% ये 8% बनेगा, और दूसरा 12% तो फिर 12% पे देगा, 12% और काइबोर प्लस 3% विच एवर इज हायर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? 2% पर एनम ऑफ द अमाउंट टैक्स अवेडेड, अवेडेड देखिए टैक्स अवॉइडेंस, तो आज ग्रुप में भी शेयर किया है, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, ठीक है, टैक्स अवेयन इज इलीगल। तो 2% per month of the amount tax awaited or amount refund fraudulently claimed till such time the entire liability including the amount of default surcharge is paid। तो इतना बड़ा जो है सरचार्ज होता है। नेक्स्ट चलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। ये बस एक दो लेक्चर जो है, एक दो वीक जो है कहना चाहिए, वो थोड़े ज्यादा बोरिंग है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इट, हमें गो थ्रू करना है। Registered person. Who is registered person? Means a person who is registered or is liable to be registered with the sales tax department in area where his registered office is located। ठीक है जी, कुछ के लिए जरूरी नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर है, वो सप्लाईज करता नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है ही नहीं है। ठीक है। सेल्स टैक्स एक्ट फाइन को क्या डिफाइन करता है? वो कहता है फाइन क्या, इट मींस मॉनेटरी पनिशमेंट टू अ पर्सन। अच्छा, एक चीज यहां पे एक्सप्लेन कर दूं, पनिश करने का सिर्फ और सिर्फ जो है एख्तियार कहना चाहिए, राइट तो नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, एख्तियार को पता नहीं क्या कहते हैं। जो पनिश करने का जो एख्तियार है, अब वो राइट नहीं, उसको वर्ड नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, दैट ओनली बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। A civil person cannot punish any civil person। हाँ, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, दैट कैन बी यूज, बट पनिश नहीं कर सकते। अच्छा, किसको किया जाएगा? हु इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस shall be liable to fine equal to amount of tax involved, amount of tax due is not paid at the expiry period of 60 days of the issuance of the notice, such payment of fine is to be charged to such person equal to amount of tax involved। तो जितना भी उसने किया होगा, वो नोटिस में आया होगा, वो उसको जो है देना पड़ेगा। ये मॉनेटरी है पनिशमेंट। पेनल्टीज क्या है? वो मॉनेटरी भी हो सकती हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। इट मींस अ मॉनेटरी, इधर नॉन मॉनेटरी भी आना चाहिए। पनिशमेंट टू अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्ट्स, failure to file a return of sales tax within the prescribed time, or unauthorizedly issue an invoice in which the amount tax is specified, the sales tax authorities shall attract penalties under the sales tax act 1990, और इसमें imprisonment भी आती है 2-3 महीने की। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 90 में एसोसिएट और एसोसिएटेड पर्सन। अच्छा, यहां पे एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पे एसोसिएट का मीनिंग कुछ और है। जब हम टैक्स पे पढ़ते हैं तो टैक्स में एसोसिएट का मीनिंग कुछ और होता है। जब हम लॉ पढ़ते हैं, जो कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, तो उसमें जो है वो एसोसिएट का मतलब और होता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट वाइज चेंज होता है। तो ये नहीं करना कि कहीं और एसोसिएट पढ़ा तो आपके जी वही यहाँ पे भी है, नहीं, यहाँ पे चेंज है। अच्छा, आप एसोसिएट और एसोसिएटेड पर्सन कौन है, क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं। It shall have same meaning as defined in section 85 of income tax। तो income tax के connotation में है, वो क्या है? It means where two person associate and relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of other, or both person may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of third person। तो associated person कौन है? कि अगर दो बंदे हैं, एक बंदा दूसरे बंदे के काम उसने ऑथराइज किया और वो काम कर रहा है, तो वो एसोसिएटेड है। या एक तीसरे बंदे ने असाइन किया हुआ है दोनों बंदों को, तो वो तीनों एसोसिएटेड पर्सन होंगे। Two persons shall not be associated solely by reason of the fact that one person is an employee of the other
और द बोथ पर्सन आर एम्प्लॉय ऑफ थर्ड। तो एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन आएगा, ये तो हम लोगों ने काफी पढ़ लिया हुआ है। वो एम्प्लॉयमेंट रिलेशन आएगा, वो आपका एसोसिएट नहीं आएंगे, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एसोसिएट। है वो कनेक्टेड है, क्योंकि एक अब एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर के कहने पे एक्ट कर रहा है, या एक एम्प्लॉयर है, दो एम्प्लॉय हैं, वो उसके एक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट जो है एसोसिएटेड पर्सन। अच्छा, और कौन है? एन इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल, वो एसोसिएट हो सकते हैं। मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी पार्टनरशिप में। अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड द एसोसिएशन वेयर द मेंबर ईदर अलोन or together with an associate or associate under other application of section, ऐसे छोड़ो, जरूरत नहीं है। A trust and any person who benefit or may benefit under the trust, तो trust से related जो होगा वो भी associated आ सकते हैं। A shareholder in a company and the company where the shareholder either alone or together with the associate or associates control the company, तो company और shareholder associates हैं। 50% or more of the voting power in the company, ये भी जो है वो एसोसिएट आएगा। 50% और मोर, अच्छा ये अब अकाउंटिंग के मनी से चेंज हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग में डिफरेंट है। 50% और मोर ऑफ द राइट्स ऑफ द डिविडेंड, ये भी जो है एसोसिएट है। 50% और मोर टू द राइट ऑफ कैपिटल, दिस इज ऑल्सो एसोसिएट। तो एसोसिएट सिंपल सी बात है। एसोसिएट जरा रिपीट करते हैं, एसोसिएट कौन है? पहले तो सिंपल सिंपल है, 50%, मोर देन 50% वोटिंग राइट हो, more than 50% dividend rights हो, more than 50% right of capital हो, shareholder in a company and company, trust and any person who benefits from the trust, 5 हो गए। मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप के मेंबर्स 6 हो गए। इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव 7 हो गए। और कोई भी ऐसे पर्सन जो कि एक के लिए दूसरा काम कर रहा हो अदर देन एम्प्लॉय, तो 8 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, टू कंपनी शेल बी एसोसिएट इफ अ पर्सन ईदर अलोन और टुगेदर, बस इसको छोड़ दो, कंपनी भी एसोसिएट हो सकती है, बस इतना काफी है, और जरूरत नहीं है। अच्छा जी, और उसने क्या कहा रिलेटिव में? वो कह रहा है, रिलेटिव को एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है क्लोज रिलेटिव इट मींस फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, डिपेंडेंट्स एंड ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, वो एसोसिएट हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वही है जो कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इट इंक्लूड्स अ फर्म, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड एनी बॉडी ऑफ पर्सन formed under the foreign law but does not include a company। तो पार्टनरशिप इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इंक्लूड्स कह रहा है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। बैंकिंग कंपनी क्या? इट मींस अ बैंकिंग कंपनी जो कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के अंडर होगा। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो 1962 का है, बस सिंपल सी बात है, और याद रखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड क्या है? बोर्ड है ऑब्वियसली, बोर्ड में क्या क्या आता है? द बोर्ड शैल हैव सेम मीनिंग एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और वो कौन है? वो एफबीआर है, बोर्ड है। एफबीआर में क्या क्या है? एक तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम है, ऑब्वियसली जो इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उसके लिए। इट मींस डिजिटल सिस्टम नोटिफाइड बाय बोर्ड। बोर्ड कौन है? एफबीआर। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड विदिन अक्रॉस within or across the Pakistan territory for the purpose of tax enforcement, compliance and prevention। तो सिंपल सी बात है, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? एक डिजिटल सिस्टम है जो कि नोटिफाई किया गया था, किसके लिए? ताकि सप्लाईज ऑफ गुड्स को जो है वो मॉनिटर किया जा सके। चीफ कमिश्नर कौन है? वेरी सिंपल, it means a person appointed as chief minister in revenue under the section 30 of sales tax act। कमिश्नर अपील्स कौन है? जो अपील्स को सुनता है, और अगर वहां से सेटिस्फाई नहीं होंगे तो फिर आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे। कमिश्नर अगर बात करें तो कौन है? इट मींस कमिश्नर इन रेवेन्यू अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नॉर्मली CTIN से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। वो अक्सर पूछता है व्हाट इज CTIN। इट मींस रजिस्ट्रेशन नंबर और एनी अदर नंबर एलोकेटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो दैट इज जैसे वो होता है ना सेल्स टैक्स नंबर, ठीक है, या जैसे इनकम टैक्स जो नंबर होता है, दैट इज आल्सो, दिस इज आल्सो दैट कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी क्या है? वेरी सिंपल, इट मींस अ कंपनी डिफाइंड इन कंपनी एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म अंडर एनी लॉ इन्फोर्स इन पाकिस्तान। मुदारबा, बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू पाकिस्तान। तो बस ये कॉर्पोरेशन भी
कंपनी में आती है। कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है, इसको क्रेस्ट भी कहते हैं आई गेस, यहाँ पे आगे क्रेस्ट नहीं, क्रेस्ट और है। कंप्यूटराइज सिस्टम क्या है, इट मींस एनी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम टू बी यूज्ड बाय बोर्ड और एनी अदर ऑफिसर्स फॉर द कैरिंग द दीज जो है दीज एक्टिविटीज जो परफॉर्म करनी है, वो परफॉर्म करने के लिए जो सिस्टम है, एनालिटिकल सिस्टम है, उसे हम कंप्यूटराइज सिस्टम कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन होता है, अक्सर। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच फुलफिल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उसका इंडस्ट्रियल नहीं है कनेक्शन। कमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल नहीं होगा। इंडस्ट्रियल डिफरेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में फिर आपको जो है वो अपना वो अलॉट होता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अलॉट होता है, ठीक है। और क्या कह रहे थे आप? जी जी, बस वो ट्रांसफार्मर ही बोला। जी जी। इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, वो रेजिडेंशियल एरिया में है। डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर्स एंड एनुअल टर्नओवर फ्रॉम सप्लाईज डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन, यानी 80 लाख से ऊपर नहीं जाती। यानी ये जो छोटा बिजनेस एक बंदा घर में बैठ के कर रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये अगर वजीराबाद वगैरह की तरफ जाएं, गुजरात की तरफ जाएं, तो छोटे छोटे घरों में पंखे बना रहे होते हैं छोटे छोटे मजदूर। वजीराबाद की तरफ जाए तो कटलरी बन रही होती है, गुजरांवाला की तरफ जाए तो मोटरें बन रही होती हैं। अब उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल मीटर कनेक्शन नहीं लगवाए हुए, रेजिडेंशियल एरिया में है, उनकी 10 से कम लेबर फोर्स है, और उनकी जो है 8 मिलियन, 80 लाख, 80 लाख इज नथिंग, हमें लग रहा है ना बहुत है। एनुअल टर्नओवर 80 लाख, अगर हम इसको मंथली करें तो मंथली ये कितनी बन रही है, 6 लाख, ठीक है, तो 6 लाख तकरीबन मंथली। 7 लाख के करीब। हाँ, 7 लाख के करीब ना, तो दिस इज नथिंग, ठीक है। 7 लाख के करीब थोड़ा सा, 7 लाख से कम, दिस इज नथिंग फॉर अ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि 7 लाख की टर्नओवर की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। तो वो तो इवन ये जो छोटी चाट शाट बेचते हैं, बर्गर बेचते हैं, उनकी हो जाती है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। कुरियर क्या है जी, इट मींस एनी एंटिटी एंगेज इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, जो कि बहुत सारी चीजें कुरियर के थ्रू भेजी जाती हैं, नोटिस वगैरह, तो वो या लॉजिस्टिक वगैरह जो हैंडल कर रहे हैं वो। अच्छा जी, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन सिस्टम, क्रेस्ट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। इट मींस द कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग द सेल्स टैक्स रिटर्न्स, ठीक है जी। क्रेस्ट क्या है, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड एवेल्युएशन सेल्स टैक्स। तो ये क्या है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये अभी पिछले सालों में ही हुआ, जो कि क्रॉस मैच करता है कि कहीं इनवाइसेस पिछले सालों की, इस सालों की कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आ गया बीच में। कस्टम्स एक्ट क्या है, इट मींस कस्टम एक्ट 1969। अभी तक हम लोगों ने सेल्स टैक्स एक्ट हमें पता है 1990 का चल रहा है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चल रहा है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 और कस्टम एक्ट 1969। जरूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। डिफॉल्टर, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, it means a person who fails to pay the arrears. The defaulter may be any of the following person. देखिए ये बड़ा प्यारा उसने एक्सप्लेन किया है, that it means a person who fails to pay the arrears. अगर वो arrears पे करने में फेल हुआ है, फिर वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आएगा। यानी उसे टाइम दिया गया कि आप अपने जो ड्यू इनकम सेल्स टैक्स है वो पे कर दो, ड्यू सेल्स टैक्स अगर पे नहीं किया गया ड्यू डेट तक, तो वो एरियर्स में आ गया ना। बिल में भी लग के आता है अक्सर एरियर्स, अगर बिल ड्यू डेट तक ना पे किया हो। अच्छा, ये कौन कौन से हो सकते हैं, द प्रोपराइटर ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप, एक बंदा है बिजनेस का, द पार्टनर ऑफ अ फर्म, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, द गारंटर, द सक्सेसर, सक्सेसर कौन है, जो एक कंपनी के बाद एक कंपनी में दूसरा डायरेक्टर आ रहा है, या एक एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस आ रहा है। डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होगा, अभी हम ऊपर पढ़ के भी आए हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। इट मींस surcharge payable by defaulter at specified rate in section 34, a person may be liable to pay default surcharge for किस लिए, non payment of tax due to the part thereof, claiming of tax credit and refund not admissible। ये ऊपर पड़ा है incorrect application। अच्छा, और किस पे देना है, हम लोगों ने पढ़ा था 12% और काय बोर्ड प्लस 3% विच एवर इज हायर, और 2% ऑफ द अमाउंट जो कि उसने पे करनी थी एवरी मंथ, जो कि अभी तक उसने, जब तक वो पे नहीं कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर, अगेन इंपॉर्टेंट है, मैं आप
सिर्फ इंपॉर्टेंट को जो है ना वो हाईलाइट करूंगा। इट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज द गुड्स फ्रॉम हिम for further supply, and includes a person who, in addition of being distributor, is also engaged in supply of goods as a wholesaler or retailer। यानी पेप्सी है, कोका कोला की है, जो सप्लाई है इनके, या डालडा है, या रूह अफ़ज़ा है, ये रूह अफ़ज़ा डालडा ये डायरेक्ट नहीं बेचते, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने इंपॉइंट किया या इंपोर्ट किया, अगर आप इंपोर्टेड आइटम्स चॉकलेट्स हैं वो इंपोर्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डाटा आ सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आ सकते हैं, कंप्यूटर टेप्स आ सकती हैं, डिस्क, माइक्रो या एनी अदर डॉक्यूमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यू डेट, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। Due date in relation to furnishing the return under section 26 means the 15th day of each month following the end of a tax period or such date as board may be notified। अच्छा, बोर्ड कम करता है, ज्यादातर यही है 15 तारीख हर महीने की, अनलेस एंड अनटिल आपने स्पेशल एप्लीकेशन दी हो कि हमें क्वार्टरली कर दिया जाए, फिर वो क्वार्टरली चल जाती है, अदरवाइज दैट इज 15th ऑफ ईच मंथ। इंटरमीडियरी क्या है, आजकल इस पे बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाता है। इट मीन्स, क्योंकि ये शिफ्ट कर रहे हैं ना एफबीआर सारे प्रोसेस को उस पे ई पे, इट मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी अंडर सेक्शन 52A for filing of electronic return and such other documents as may be prescribed by board from the time to time on behalf of person registered under the section 14। तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन है अपॉइंटेड एज ई इंटरमीडियरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न को फाइल करने के लिए है, तो वो ई इंटरमीडियरी है, ठीक है, सिस्टम नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है। ईबिलिटी क्या है, it means digital transport document generated through the cargo tracking system as prescribed the board accompanying goods during their movement। इतना important। ई-कॉमर्स देख लीजिएगा, establishment not an important, exempt supply, yes। What is that? It means a supply which is exempt from tax under the section 13 of sales tax 1990, और इसमें 6 schedule में लिस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या क्या चीजें आती हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल सप्लाईज होती हैं, टीचिंग हॉस्पिटल सप्लाईज होती हैं, यूनिवर्सिटीज की सप्लाईज हैं, कोई बेड्स हैं, इस तरह के जो सप्लाईज हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं, ठीक है। इस पे ना इनपुट टैक्स चार्ज किया जाएगा, ना आउटपुट टैक्स लेवी होगा, ना आउटपुट ना इनपुट, दोनों लेवी नहीं होंगे। दिस इज एग्जेम्प्ट, नॉट एनी रेट। एफबीआर रिटर्न सेटलमेंट कंपनी लिमिटेड, व्हाट इज दिस? अगेन आजकल ये बड़े उसमें है, लाइमलाइट में है। इट मींस द कंपनी विद this name as incorporated under Company Act 2017 for the purpose of settlement of sales tax and income tax refund claims, including payment by way of issuing refund bonds under the section 67A। अच्छा, मजे की बात बताऊं, रिफंड नहीं मिलते, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, और कितने देखो चालाकी है तो एफबीआर है, गवर्नमेंट है, लेकिन कितनी चालाकी है कि उन्होंने अलहदा से वो लिमिटेड कंपनी बनाई है, ताकि अगर कंपनी जो है वो नहीं दे पाती अपनी लाइबिलिटीज को, नहीं फुलफिल कर पाती, तो कंपनी जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगी और बंद हो जाएगी। देयर डायरेक्टर्स और देयर बेनिफिशरीज विल नॉट बी लाइबर फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो जितनी भी लाइबिलिटी चढ़ती जाएगी, अगर वो लाइबल भी हो, क्योंकि वो रिफंड के बॉन्ड इशू करती है, तो दिस इज अ लाइबिलिटी, तो अगर वो लाइबिलिटी नहीं पे कर सकेगी तो अल्टीमेटली कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी। द बेनिफिशरीज और वट एवर जो कमिश्नर या जो भी रिलेटेड पीपल हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। फर्म सिंपल है, इट मीन्स द रिलेशनशिप between persons or who have agreed to share the profits of business carried by all or any of them acting of all। अच्छा, ये प्रॉफिट्स की शेयरिंग है, ठीक है। अगर एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली है तो वो फर्म नहीं होगी, ठीक है, वो फर्म कंसिडर नहीं होगी। ये बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जो विद द इंटेंशन ऑफ जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग है। Goods, it includes every kind of movable property other than actionable claims, money, stocks, shares and securities। तो basically money, stock, shares and securities and actionable claims जो ऐसे claims हैं जिन पे अभी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब तो बहुत कम हो गए हुए हैं, वो होता था एक बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या आपकी जो है
क्या कहते थे उसे, क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट। और मैं आपको बात बताऊं, पिंडी में ये जो राजा बाजार है उसमें अभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज तो नहीं हम उसे कह सकते, क्योंकि वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसके काइंड की चीज चलती है। मतलब एक पर्ची सिस्टम चलता है और उस पे बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं दूसरे बिजनेसमैन के पास गया, मैंने कहा यार मुझे 30 दिन का क्रेडिट दे दो। उसने कहा गारंटी क्या है, उसने कहा मैं लिख के देता हूँ। एक सिंपल पर्ची पे वो अपना नाम और सारा लिख के साइन करके देता है। वो पर्ची उसने ले ली, उसने उसे क्रेडिट दे दिया। अब महीने के अंदर वो उसे भी पैसों की जरूरत पड़ गई, वो पर्ची वो आगे चला देगा, वो पर्ची वो एंडोर्स करता जाएगा, वो आगे चलती जाएगी। और अभी भी ऐसी भी पर्चियां चलती हैं, मैं आपको जो है वो बड़े क्रेडिट से ये बात कह रहा हूं कि 5-5, 3-3, 4-4 साल पुरानी पर्चियां वो चल रही है, वो घूम रही हैं इधर से इधर, इधर से इधर। तो दिस इज द व्हाट आई शुड से, द एतबार, बिलीफ, ट्रस्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी ऑन ईच अदर। अच्छा जी, एक्शनेबल क्लेम्स जिनमें जो वो बात कर रहा है वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स मींस क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट secured by mortgage और immovable property। अब ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया उसने। चेक, डिस्काउंट कार्ड्स, कूपन, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये सारे आते हैं, एंड दे देयरफॉर नॉट सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। उसके ऑब्वियसली जो सप्लाई हो रही है वो सेल्स टैक्स को नहीं है। मनी मींस कॉइन्स आ गए, प्रोमिसरी नोट आ गए, बैंक डिपॉजिट आ गए। सिक्योरिटी मींस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपोर्टर, यस, इंपोर्टर कौन है? इट मींस एनी पर्सन हु इंपोर्ट्स एनी गुड्स इनटू पाकिस्तान, इंपोर्टर है। और इंपोर्टर स्टेज पे टैक्स लगता है। अब आता है जी इनपुट टैक्स। अक्सर पूछा जाता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या है? इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ पर्सन। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से चीजें परचेज कर रहे हैं, आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप किसी से चीजें परचेज कर रहे हैं, तो जितना टैक्स आप दे रहे हैं सेल्स टैक्स, वो इनपुट टैक्स है। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ पर्सन, जो इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स दे रहे हैं वो भी इनपुट टैक्स है। टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन सेल्स टैक्स मोड एज ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड। अच्छा, मजे की बात बताऊं, अब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट करके पहले तो उसकी वैल्यू डिटरमिन करता है एफबीआर, इनवाइस की बेस पे नहीं। वो देखता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अक्सर अंदर इनवाइसिंग होती है। जो वैल्यू डिटरमिन की, उस डिटरमिन्ड वैल्यू पे कस्टम लगता है सबसे पहले। वो अमाउंट कस्टम डाल के ऐड हो जाती है, फिर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। वो दोनों जब ऐड होके टोटल वैल्यू आती है, तो उस टोटल वैल्यू पे फिर ये इनपुट टैक्स चार्ज होता है आपसे। दैट्स वाई पाकिस्तान में इंपोर्ट करना एक अच्छा सा, मतलब महंगा पड़ता है। अच्छा जी, काफी है इतना, आगे चलते हैं। कायबोर बता दिया, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, इसको ज्यादा और एक्सप्लेन करने की। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, local inland revenue officer, yes, it means the office of superintendent of inland revenue or such other office as board may by notification in the official gazette specify। तो local inland revenue ये कमिश्नर नहीं है, ये ऑफिसर है, गैजेट के थ्रू से नॉमिनेट कर दिया गया। लाइसेंस्ड इंटीग्रेटेड, ये क्या है? इट मींस एनी पर्सन लाइसेंस्ड बाय बोर्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन द प्रिस्क्राइब मैनर। क्या है जी? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग करवाना चाह रहा है कि वो इशू हो, वो लाइसेंस इंटीग्रेटेड के पास जाके इजीली होगा, क्योंकि अब उसे अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं कराना पड़ेगा, उनका सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा सेल्स टैक्स वालों के पास, ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा अगर लाइसेंस इंटीग्रेटेड के पास आप चले जाएंगे। इट्स जस्ट अ फैसिलिटी। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ा था, फिर इंपोर्टर पढ़ा, अब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर भी पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरर नहीं है, मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरर नीचे आएगा। मैन्युफैक्चरर वो होगा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन देख के पढ़ने वाली है, क्योंकि छोटे छोटे डिफरेंस आएंगे इनमें। क्या कहता है? कहते हैं इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल singly or in combination with other articles, materials, components is either converted into another distinct article or product। ये वही बात है कि या तो आपने
रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेके उससे कप बना दिया, पहली बात, तो वो प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर में आएगा। दूसरा क्या कहते हैं, एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज सो चेंज, ट्रांसफॉर्म्ड और रीशेप्ड दैट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने 1 किलो बादामों का पैकेट लिया, उसको 100 ग्राम के पैकेट करके बेचा, ये भी मैन्युफैक्चर में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रीशेप कर रहे हैं, क्योंकि किलो का पैकेट कोई नहीं था खरीद सकता, आपने उसके 100 ग्राम के पैकेट लेके बाहर मार्केट में लगाए, अब लोगों ने खरीद लिए, डिफरेंट तरीके से यूज हुआ। अच्छा, और क्या, एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, इसकी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है फ्रॉम माय सिटी, पीपल व्हाट पीपल यूज टू डू, वो थर्मोस होता है ना, थर्मोस, उसकी बॉटल खुद बनाते हैं वहां पे, उसकी बॉटल खुद बनाते हैं, और उसका जो बाहर का बॉटल का कैप है जो नीचे वाला है वो भी खुद बनाते हैं, लेकिन उसका जो ऊपर वाला कैप है ना बंद करने वाला, वो चाइना से इंपोर्ट होता है, और बहुत मार्जिन, बहुत ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट होता है। अब लोग क्या करते हैं वहां पे, वो जो खाली बोतल खरीदते हैं एक मैन्युफैक्चरर से और इंपोर्ट करते हैं चाइना से ऊपर वाला कवर, उसको मिला के उसके ऊपर पेंट करके मिला के फाइनल जो है वो बना देते हैं, थर्मोस बना देते हैं जो बेचते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो कर जो है क्या कर रहे हैं ये सेल्स टैक्स में, बना हुआ वहां से ले रहे हैं, बना हुआ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको मिला रहे हैं। तो एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चर। प्रोसेस ऑफ printing, publishing, lithography and engraving is also manufactured. Process and operations of assembly, mixing, cutting, diluting, bottling, packaging, वो जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो इसमें भी आएगी, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग और प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। आप बड़े ड्रम लाते हैं तेल के, उसको पैकेट्स में बंद करके बेचते हैं, दैट इज आल्सो रीपैकेजिंग। आप एसिड लेते हैं उसको डाइल्यूट करके बेचते हैं, दैट इज आल्सो मैन्युफैक्चर। तो ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है। मैन्युफैक्चरर कौन है, जो एंगेज है इन सारी एक्टिविटीज में, ठीक है, जो एंगेज है इन सारी एक्टिविटीज में वो मैन्युफैक्चर है। अब उसमें आ कौन गया, उसमें इटसेल्फ मैन्युफैक्चर तो आ गया, जो कि रॉ मटेरियल्स को मंगवा के गुड्स बना रहा है। एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स वेदर और नॉट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम विच गुड्स आर प्रोड्यूस आर ओन्ड बाय हिम। रॉ मटेरियल मंगवा के कर रहा है, अपना रॉ मटेरियल नहीं भी है। अच्छा, और क्या है, असेंबली कर रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, डिल्यूट कर रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ये सी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं असाइनी और ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और क्यूरेटर और एनी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर and any person who disposes of his assets in any fiduciary capacity। होता क्या है, जब कंपनीज वाइंड अप हो रही होती है ना, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, या तो वो बैंकरप्सी के थ्रू लिक्विडेट हो रही हो, या वो प्रॉपर फाइल कर दें कि हमारे इतने एसेट नहीं है, हम लिक्विडेट होना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट्स जो है, जो भी इदारे हैं, वो लिक्विडेटर असाइन करते हैं या एग्जीक्यूटर असाइन करते हैं। वो एग्जीक्यूटर लिक्विडेटर भी जो है वो कहलाएंगे मैन्युफैक्चर। ठीक है, एनी पर्सन, क्योंकि ये सेल्स टैक्स वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। एनी पर्सन, फर्म और कंपनी विच ओन्स, होल्ड, क्लेम्स और यूजेस एनी पेटेंट, propriety or proprietary or any right of goods being manufactured, whether in his or its name or his or its behalf, as case may be, whether or not such person, firm or company sells, distribute, consigns or other disposes। तो एक प्रोडक्ट है, वो बना कोई और रहा है लेकिन नाम आप दे रहे हैं, तो नाम वो जो क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर जो राइट क्लेम कर रहे हैं, फिर भी आप मैन्युफैक्चरर में आएंगे। अच्छा जी, बस ये आ गया, काफी है। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हम लोगों ने ये ऑलरेडी भी ऊपर पढ़ा है, जो गैजेट से गैजेटेड ऑफिसर होगा। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जरूरत नहीं है। ओपन मार्केट प्लेस, इट मींस कंसिडरेशन in money which that supply or similar supply would generally fetch in an open market। ये वही है जो हम लोग इनकम टैक्स में फेयर वैल्यू मार्केट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसी तरह का। ठीक है, अच्छा, आउटपुट, अभी हम लोगों ने इनपुट टैक्स पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट टैक्स। व्हाट इज आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस, देखिए इनपुट टैक्स वो था जो कि
आप परचेज पे दे रहे हैं, तो आउटपुट टैक्स कौन सा है, जो कि आप सेल्स पे, सप्लाई पे लेवी कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, अ टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय पर्सन, टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज ड्यूटी उसी तरह है। Sales tax levied on services rendered or provided by the person under Islamabad capital territory. Explanation के supply made by registered person in course of his business are known as outputs, and tax on such supplies is called output tax. तो purchases are called inputs और उसपे जो tax होगा वो input tax है, और sales are basically output और उसपे जो tax होगा वो output tax है। अच्छा जी, पेमेंट इंटरमीडियरी कौन सी है? ऊपर हम लोगों ने ई इंटरमीडियरी पढ़ी थी, जिसके थ्रू आप जो है वो ई फाइलिंग करवाते हैं। पेमेंट इंटरमीडियरी कौन है? इट मींस बैंकिंग कंपनी, any financial institution including a licensed foreign exchange company or payment gateway that facilitates the transfer of funds of payment instructions between two or more parties to enable process route settle। अच्छा, सिंपल सी बात है, जिसके थ्रू पेमेंट हो रही है वो बैंक हो सकता है, वो कैश हो सकता है, वो इजी पैसा हो सकता है, ठीक है। दैट इज पेमेंट इंटरमीडियरी। पर्सन हम पढ़ चुके हैं, पर्सन कौन कौन है? इट मींस इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे पर्सन है। प्रिस्क्राइब जरूरत नहीं है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, यस, एक फेडरल सेल्स टैक्स है। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या है? इट मींस टैक्स लेविड अंडर प्रोविंशियल लॉज और laws related to Islamabad capital territory which are declared by the federal government through notification in the official gazette to be provincial sales tax। अब फॉर एग्जांपल अगर सिंध की तरफ बात करें तो सिंध में या अगर केपीके की बात करें तो वहां पे सेल्स टैक्स डिफरेंट डिफरेंट है कुछ एज कंपेयर टू पंजाब। तो ये प्रोविंशियल, एक तो फेडरल है, एक प्रोविंशियल है, तो डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए गाड़ी की जो कीमत है ना, वो भी कराची के नंबर की जो गाड़ी होती है, सिंध के नंबर की उसका, और पंजाब और इनके नंबर का कोई 1-1.5 लाख रुपए का फर्क है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? इट मींस ये वही है, इनकम टैक्स में भी था। इट मींस द ऑफिस और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टू द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। रजिस्ट्रेशन नंबर हम पढ़ चुके हैं। रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? इट मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल to be registered under Sales Tax Act 1990. A person liable to be registered but has not been registered shall not be entitled to any benefit available to registered person। तो registered person को benefit क्या होता है? वो ये होता है कि वो जो परचेजेस करता है उसकी जो इनपुट्स होती हैं उस पे अपना टैक्स को एडजस्ट कर सकता है, जो कि जब रजिस्टर्ड नहीं हुआ वो नहीं कर सकता, ठीक है। रिटेल प्राइस, इसको क्विकली देख लेते हैं। व्हाट इज रिटेल प्राइस? रिटेल प्राइस with reference to the third schedule means retail price fixed by manufacturer or importer in case of import goods inclusive of all duties, charges and taxes other than sales tax at which any particular brand or variety of any article is sold to general body of consumer, or if more than one such price is so fixed for the same brand or variety, the highest of such price shall be taken as retail price। तो क्या है जी, जो भी ब्रांड है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो एक प्राइस डिसाइड करते हैं जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रिंट करते हैं, ये आगे वही लिखा हुआ है, इम्प्रिंट करते हैं, उसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होगा, जीएसटी शामिल नहीं होगा। तो लिखा होगा जी रिटेल प्राइस, आप देखें टूथपेस्ट होती है, परफ्यूम होते हैं, इनके पीछे रिटेल प्राइस लिखी होती है और प्लस जो है उसके ऊपर जीएसटी लिखा होता है। The law requires that retail price and the amount of sales tax shall be printed on each article, packet, container और package of goods। जिस पे ना लिखा हो वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। रिटेलर कौन है? जो कि इट मीन्स अ पर्सन, इट मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन। रिटेलर कौन है? जो कि कंजम्पशन के लिए चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स को नहीं कि जो खरीद के दोबारा, वो कंजम्पशन के लिए कह रहा है। कहता है एनी पर्सन हु कंबाइंस द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन विद रिटेल shall notify and advertise wholesale prices and retail prices separately and declare the address of retail outlets। कहता है अगर कोई इंपोर्टर या मैन्युफैक्चर है, वो खुद मैन्युफैक्चर करके बेचता भी है
तो उसे रिटेल शॉप्स को, रिटेल जो उसकी पॉइंट्स हैं उसको बताना पड़ेगा कौन कौन सी हैं। मैं एग्जांपल दूं तो सर्विस के जो शूज है, लेट्स सपोज, तो सर्विस की अपनी रिटेल शॉप भी होती है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और रिटेल शॉप भी है, तो उसे अलहदा से बताना पड़ेगा, क्योंकि होलसेल प्राइस इज समथिंग डिफरेंट, रिटेल प्राइस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी। रिटर्न क्या है? रिटर्न जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी है एवरी मंथ, नॉर्मली एवरी मंथ 15 तारीख को उसकी ड्यू डेट होती है। ठीक है। इट मींस एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 मंथली होती है। एनुअल रिटर्न है, स्पेशल रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, इसमें डिफरेंट है, जो भी नॉर्मली मंथली और क्वार्टरली चलती है। सेल्स टैक्स क्या? इट मीन द टैक्स, एडिशनल टैक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट, पेनल्टी, फाइन, फीस इम्पोज बाय द और चार्ज बाय द सेल्स टैक्स एक्ट, एनी अदर सम जो है वो भी सेल्स टैक्स प्रोविजन में आ जाता है। स्केड्यूल जरूरत नहीं है, इट मींस द स्केड्यूल अपॉइंटेड इन दिस एक्ट, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, स्केड्यूल को ऑलरेडी कर चुके हैं हम। Similar supply in relation to open market price of goods means any other supply of goods which closely or substantially resembles the characteristics, quantity, components, and material of goods of which the open market price to be determined. तो मिलती जुलती चीजें हैं इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, मींस मिलती जुलती चीजें हैं बहुत क्लोजली, लेकिन उनकी अभी ओपन मार्केट प्राइस डिटरमिन होनी है, वो सिमिलर सप्लाई में आ जाएंगी। स्पेशल ऑडिट क्या? इट मींस एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 32, जरूरत नहीं है याद करने की। स्पेशल जज कौन है? स्पेशल जज वो है जो कि आपके अपॉइंट होंगे अंडर सेक्शन 185 ऑफ द कस्टम एक्ट। अगेन इसको भी जरूरत याद रखने की जरूरत नहीं है। यस, सप्लाई, दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको इसको जहन में रखना है। सप्लाई क्या है? इट मीन्स अ सेल और अदर ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर। इट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग: सेल और ट्रांसफर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर पर्पस अदर देन दोज ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, ऑक्शन जो ऑक्शन को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, ज़हन से निकल गया। एनी हाउ, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओन्ड बाय अ पर्सन, किसी ने डेट लिया हुआ था, उसने अपनी मॉर्गेज कराई हुई थी प्रॉपर्टी को, वो अब ऑक्शन होके उससे वो अपने डेट की जो है वो रिकवरी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ सप्लाई। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, that is also supply. In case of manufacture of goods belonging to another person, the transfer of delivery of such goods, बस ठीक है, इतना काफी है supply के लिए। Supply chain, it means series of transactions between buyers and sellers from the stage of first purchase or import to the stage of final supply। तो starting from the manufacturer या प्रोड्यूसर से लेके एंड तक फाइनल सप्लाई होने के पूरे प्रोसेस को सप्लाई चेन कहते हैं। टैक्स मींस सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स ही होगा और लेविड बाय गवर्नमेंट अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। अब टैक्स की बात हो रही है तो टैक्स ऑब्वियसली सेल्स टैक्स होगा। सर्विस सेल्स टैक्स इज आल्सो लेविड ऑन रेंडरिंग सर्टेन सर्विसेज सच एज होटल्स, मैरिज हॉल, क्लब्स, कोरियर, इन पे भी सर्विस सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया taxable activity. It means any economic activity carried on by person whether for profit or not। यानी जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही आप कर रहे हो, लेकिन स्टिल वो टैक्सेबल एक्टिविटी में इंक्लूड होगी। और वो क्या क्या है? एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, कोई भी काम है जो किया जा रहा है बिजनेस या ट्रेड या मैन्युफैक्चर के लिए। An activity that involves the supply of goods, rendering of or providing of services or both to another person। Obviously इसमें तो कोई explain करने की जरूरत ही नहीं है। A one of adventure or concern in nature of trade, एक ट्रेड में एक दफा का कोई भी जो है वो काम हो रहा है, कोई भी एक आपको टेंडर मिला है, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल सप्लाई। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। जो कि नीचे उसने कह दिया क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
It is immaterial whether the economic activity is undertaken with the object of making profit or not. ये हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया. But does not include the activities of an employee providing services in capacity of employer. तो obviously employee employer को दे रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है लेकिन वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा. एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसुएट और हॉबी. मैं दोस्तों को लेके जा रहा हूं, मैं कहता हूँ यार चलते हैं, मैं आपको ट्रिप पे एंजॉय कराता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, दैट सर्विस विल नॉट बी रिगार्डेड एज टैक्सेबल एक्टिविटी. An activity carried on by person other than individual which if carried on by individual would fall within the clause B. तो वही है कि एक पर्सन के अलावा किसी और ने की है अदर देन इंडिविजुअल, लेकिन की रिक्रिएशनल पर्पस के लिए जा रही है. यानी लेट्स सपोज मेरी यूनिवर्सिटी नमल मुझे कहती है आए हम लोग आपको रिक्रिएशनल ट्रिप पे लेके जाते हैं, हम आपको हाइकिंग करवाते हैं. तो सर्विस एक प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हम अरेंज करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दैट इज रिक्रिएशनल सर्विस ओनली, दैट इज नॉट समथिंग एल्स. टैक्स फ्रैक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है समझने वाली. ये यहां पे तो इसने ये कहा, मैं आपको बता दूं समटाइम्स क्या होता है, आपको दिया जाता है अमाउंट, दी जाती है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. ठीक है, अमाउंट दी जाती है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. लेट्स सपोज आपको अमाउंट दी गई से 2 लाख, वो कहता है इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. तो आपने इसमें से टैक्स निकालना है कि 17% टैक्स कितना होगा लेट्स सपोज. ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे इन सिंपल, मैं अगर यहां पे आपको एक्सेल में भी करके दिखा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल 2 सिनेरियो लेते हैं. एक सिनेरियो है टैक्सेबल सप्लाई जो है उसकी अमाउंट थी 2 लाख और हमें बताया गया दैट इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स थी. ठीक है, यानी उसमें टैक्स सेल्स टैक्स शामिल नहीं था. वो कहता है सेल्स टैक्स कितना होगा, 17% पे हम फिलहाल एज्यूम करते हैं. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम 2 लाख का 17% ले लेंगे. हमारे पास जो है वो आ जाएगा 17,000 और 34,000. ठीक है जी, 34,000 हमारे पास सेल्स टैक्स आ जाएगा. ये था जब एक्सक्लूसिव दिया गया, हम लोगों ने निकाल दिया. लेकिन अब क्या हुआ, अब उसने हमें कहा टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 2 लाख की. अब हम डायरेक्टली 2 लाख पे 17% अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस 17, 100 प्लस 17% से 100% प्लस 17%, क्योंकि हमें उसमें से निकालना है कि टैक्स कितना होगा. तो वो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी ये एक्चुअली, और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17% से वापस. तो बेसिकली मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं ताकि आप लोगों के लिए इश्यू ना हो. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और इसको मैं ले जाता हूं नीचे, सो दिस विल बिकम 1117%, क्योंकि 2 लाख 1117% है, इट्स इंक्लूसिव ऑफ दैट. तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, यहां मैं कैलकुलेट करके वहां लिख दूंगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.17 and that will be multiplied by 0.17. एंटर किया. सो टैक्स कितना है इस केस में, हमारे पास टैक्स है 29,060 कर देते हैं. ठीक है, अब ये बात नहीं है कि भाई टैक्स पहले तो 2 लाख पे 17% ज्यादा था, अब कम है. द थिंग इज जो अमाउंट टैक्सेबल सप्लाईज थी ना, वो कितनी थी, वो थी 2 लाख में से हम लोगों ने 29,060 को माइनस करें, क्या कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस दिस अमाउंट. तो हमारे पास जो टैक्सेबल सप्लाईज थी वो हमारे पास कितनी थी, 179,40. अब अगर हम लोग इसका 17% लेंगे ना,
तो फिर हमारे पास वापस सही वही आंसर आएगा जो ये ऊपर निकला हुआ है। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 17% एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.17। सो हमारे पास सेम वही आंसर आया है जो वो था। तो पहले हम लोगों ने ये वाली इतनी फ्रैक्शन है a डिवाइड बाय 100 प्लस a, दैट इज बेसिकली टेक्स फ्रैक्शन जो कि यहाँ पे उसने हमें दी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये उसने बताया हुआ है कि ये कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे रिटेल प्राइसेस डिस्प्लेड टैक्स इंक्लूसिव ऑडिट असेसमेंट में यूज होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम ग्रॉस रिसीट्स जिसमें इंक्लूसिव होता है, और पॉइंट ऑफ सेल एंड कंज्यूमर इनवॉइसेस के लिए यूज होती है। टैक्स फ्रॉड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्लोली कवर करते हैं। पहले मैं इसको सारे को हाईलाइट कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इट मींस नोइंगली, इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली, ये तीनों वर्ड जरूरी है। पता हो, इंटेंशंस भी हो और डिसऑनेस्टी भी हो। अगर इन तीनों में से कोई चीज मिसिंग होगी, आपको पता नहीं था, तो वो गलती होगी, वो मिस्टेक होगी। ठीक है, और वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो मिस्टेक है, वो फ्रॉड नहीं है। नोइंगली, इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली डूइंग एनी एक्ट और abetting any section to cause loss of tax under this act, including ये फ्रॉड कहलाता है, इंक्लूडिंग using or preparing false, forged and fictitious documents including returns, statements, annexures and invoices। अगर आप forge करते हैं, या forge का मतलब होता है उसको एडिट करना समझ लो, या प्रिपेयर ही फॉल्स कर रहे हैं, या है प्रिपेयर फॉल्स नहीं कर रहे, वो है ही फिक्टिशियस है। अच्छा, फॉल्स क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेस्ड ऑन फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस, आपने जीरो रेटेड सप्लाई की नहीं और आप क्लेम डाल रहे हैं। इश्यूएंस ऑफ एनी टैक्स इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स की नहीं और आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दी। टेम्परिंग विद और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन करने थे वो मेंटेन नहीं किए, ये भी फ्रॉड में आएगा। generating fake input through manipulation of return filing system of board and making fake entries, तो fake entries कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। making fictitious compliance of section 37 including routing of payment back to the registered person or for benefit of the registered person through bank account held by supplier or purported supplier, तो बैंक अकाउंट में आप रिटर्न पैसे जमा करा के निकलवा रहे हैं और फिक्टिशियस कंप्लायंस कर रहे हैं। सप्रेशन ऑफ सप्लाई दैट आर चार्जेबल टू टैक्स, उस सप्लाई को ही दबा रहे हैं जो कि जिसपे टैक्स चार्ज होना था। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स विदाउट इशूइंग एनी टैक्स इनवॉइस, दैट इज आल्सो फ्रॉड। सप्रेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्ड टैक्स पे नहीं किया और उसको सप्रेस कर रहे हैं। एक्विजिशन, पोजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ इन एनी वे रिमूविंग, कीपिंग, कंसीलिंग, सिंपल सी बात है, कोई भी कंसील कर रहे हैं तो दैट इज फ्रॉड। और मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाईज विदाउट गेटिंग रजिस्टर नहीं हुए लेकिन टैक्स काट रहे हैं तो दैट इज आल्सो फ्रॉड। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN नहीं है, ओमिट हो गया हुआ है, अब इसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। टैक्सेबल गुड्स हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। टैक्सेबल गुड्स क्या है, जो कि एग्जाम्प्ट गुड के अलावा यानी जीरो रेटेड भी टैक्सेबल गुड्स है। टैक्स इनवॉइस क्या, इट मींस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर सेक्शन 23। इसमें क्या क्या होगा ये जरूरी है, आजकल बहुत जो है ना वो हॉट टॉपिक है इसमें। अभी मैं भी इसको भुगत चुका हूँ एक बहुत ज्यादा, एक दोस्त का काम करवाना था, तो काफी लंबा काम हो गया था वो, उसके क्रेडेंशियल निकलवाने थे, ये वो मुश्किल हो गई थी। अच्छा जी, सेक्शन 23 रिक्वायर्स every registered person while making a taxable supply is required to issue a serially numbered tax invoice in Urdu and English language at the time of supply of goods containing, तो उसने टैक्स इनवॉइस इशू करनी है जिसके ऊपर क्या क्या होगा, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लाई, ये होंगी तो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रेसिपिएंट एंड इन केस ऑफ सप्लाई बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर द NIC, जो कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, जो है टैक्स नंबर जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और NTN नेशनल टैक्स नंबर ऑफ सच अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऑब्वियसली होगी, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स होगी, वैल्यू
वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर इंक्लूसिव होगी तो निकाल के, जैसे अभी हम लोगों ने निकाली है वैसे करेंगे। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो क्या आप बताएंगे? वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू, ठीक है, फिर ये वैल्यू, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू, या अगर इस केस में करें तो ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, ये टैक्स है, और टोटल वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी 234,000। तो टोटल भी दिखाएंगे। ये नॉर्मल इनवाइस पे जब आप देखें तो यही चीजें होती हैं। नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू टैक्स इनवाइस, ऑब्वियसली इसमें कॉमन सेंस है। अच्छा, दी टैक्सेबल सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से रिपीट नहीं करते। टैक्स सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, टैक्स सप्लाई ओमिट हो चुकी है, आप डेफिनेशन नहीं है। टैक्स पीरियड इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम लोगों ने पढ़ा है। इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 month और सच अदर पीरियड एज बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। तो नॉर्मली 1 महीना है, 4 महीने भी हो क्वार्टर भी हो सकता है, और इसके अलावा जो भी बोर्ड जो है वो अप्रूवल से कर दे। एक्सप्लेनेशन क्या है? कहता है पीरियड ऑफ 1 month हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज टैक्स पीरियड और रिटर्न फाइलिंग पीरियड। अ रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर सप्लाईज एंड परचेजेस मेड ड्यूरिंग द मंथ एंड furnished tax returns in any of the designated branches of National Bank of Pakistan। अच्छा, अगर ना करे ना, लेट करे, तो इस पे भी अच्छा खासा फाइन पड़ता है। ऑलमोस्ट आजकल 20,000 का फाइन है आजकल जो है। अच्छा जी, बहुत लास्ट हम कुछ है, टोटल 48 थी जिसमें से कुछ ओमिटेड भी हो गई। लास्ट पे बस हिम्मत करें आप। टियर 1 रिटेलर्स। रिटेलर्स पहले हम लोगों ने पढ़ा था, रिटेलर्स कौन है? जो कि कंज्यूमर को गुड्स देते हैं, और अगर एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर भी है तो उसे अपने रिटेल आउटलेट्स को अलहदा से बताना है। अब वो टियर 1 रिटेलर्स कौन है? इट मीन्स अ रिटेलर ऑपरेटिंग एज अ यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स। जैसे हम कह रहे हैं हाइपर स्टार्स हैं कोई, वो कर रहा है, नेशनल इम्तियाज हो गया, इंटरनेशनल भी जो है लुलु मनामा इस तरह कर लें। अगर वो किसी जगह पे, तो इंटरनेशनल चेन स्टोर्स आ गए। a retailer operating in an air conditioned shopping mall, plaza और center excluding kiosks, तो वो भी टियर 1 रिटेलर है। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर फिर अलहदा से इसकी प्रोविजंस अप्लाई होती हैं। और कौन है? अ रिटेलर हुज क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स एक्सीड 12 लाख। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पिछले 12 साल का, वो 12 लाख से ऊपर था, यानी 1 लाख पर मंथ से ऊपर था, वो भी टियर 1 रिटेलर है। अ होलसेलर कम रिटेलर एंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन होलसेल बेसिस टू रिटेलर्स एज वेल एज रिटेल बेसिस टू द जनरल बॉडी ऑफ कंज्यूमर। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई सोलर प्लेटें मंगवाता है बाहर से, इंपोर्ट करता है चाइना से, वो होलसेल पे भी बेचता है और रिटेल पे भी बेचता है, वो भी टियर 1 में आएगा। अ रिटेलर हु हैज एक्वायर्ड point of sales for accepting payments through debit or credit cards from banking companies or any other digital payment service provided authorized by State Bank of Pakistan। तो डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो रिटेलर पैसे ले सकता है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी टियर 1 रिटेलर में है। A retailer whose deductible withholding tax under section 26G or 27 236H of Income Tax Ordinance 2001 during the immediately preceding 12 consecutive months sales exceeding the threshold as may be prescribed। तो थ्रेशोल्ड से ऊपर है, थ्रेशोल्ड वो बताता है, मेरे ख्याल से मुझे याद है 18 लाख की, उससे ऊपर है तो फिर भी वो टियर 1 है। एनी अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज प्रेस्क्राइब बाय बोर्ड। अच्छा, टियर 1 रिटेलर अगर आप लोगों ने याद रखना है अपने लिए, तो सिंपल सी बात है, ये रिटेलर से ऊपर वाली कैटेगरी है। जैसे हम लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्री पढ़ी, छोटी इंडस्ट्री है और एक बड़ी इंडस्ट्री है, इसी तरह रिटेलर और बड़ा रिटेलर। नॉर्मल रिटेलर छोटा है, ये बड़ा रिटेलर है। क्यों है? क्योंकि ये नेशनल या इंटरनेशनल चेन स्टोर से है, या एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है, प्लाजा है, या उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 लाख से ज्यादा है पिछले 1 साल के, या जो है वो होलसेलर है जो कि रिटेलर भी है। 4 हो गई याद रखने के लिए। या इन सिंपल सी बात है, उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, या वो रजिस्टर्ड हुआ है थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पैसे इकट्ठे करने के।
ठीक है जी। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई, सिंपल सी बात है, हम टैक्सेबल सप्लाई पढ़ चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? Supply of goods other than under the purchase agreement means the time at which the goods are delivered or made available to the recipient of supply, or time when any payment is received by the supplier in respect of that supply, whichever is earlier. ठीक है, ये अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सपोज, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिर सेल्स टैक्स की रिटर्न में आएगा ना, किस महीने की रिटर्न में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज 13th मई है, 15th मई विल बी द फाइलिंग डेट ऑफ अप्रैल से मई की। ठीक है, 15 डेट के बाद कट ऑफ डेट 15 है। अब आपने सप्लाई की, जिसकी पेमेंट मिलनी है 20 मई को, लेकिन सप्लाई की 10 को, तो वो इसी महीने में, ये जो ये वाला पीरियड है उसमें आएगा। एक चीज होगी, आपने सप्लाई करनी है 20 मई को, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है, पेमेंट कर दी 10 मई को और सप्लाई करनी है 20 को, तो फिर भी वो इसी महीने में काउंट होगा। यही वो कह रहा है। वो कह रहा है मीन्स दैट टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, और the time when any payment is received by the supplier in respect of that supply, whichever is earlier, जो पहले होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। इनफ है, बस इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। रेंडिंग ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विसेज मींस द टाइम एट विच द सर्विसेज आर रेंडर्ड और प्रोवाइडेड, या रिसीट ऑफ पेमेंट, जो भी इनमें से अर्ली हो जाएगा, तो दैट इज देयर। ट्रस्ट क्या? इट मींस एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of property and arising out of the confidence reposed in and accepted by owner or declared and accepted by owner for the benefit of another or of another and the owner, and includes unit trust। सिंपल सी बात है, एक इंडिविजुअल है जो किसी के बिहाफ पे एक चीज को अपने पास रख रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड ट्रस्ट। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट क्या है? इट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स such that entitlements of beneficiaries to income or capital are determined by number of units। तो वो जो एज अ ट्रस्ट वो होल्ड कर रहा है, उसके यूनिट्स हो जाए कि उसको डिवाइड कर दिया जाए, एज अ होल प्रॉपर्टी ना रहे, उसके दुकानें हो जाए लेट्स सपोज, या उसके और सबलेटिंग हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड यूनिट ट्रस्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं थोड़ी सी। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? इसमें सप्लाई इज इन मनी। वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? फॉर सेल्स टैक्स पर्पस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड एज फॉलो: सप्लाई इन द मनी, where the consideration for the supply is in the money, the value of supply is determined including all federal and provincial duties and taxes which supplies receives from the recipient for that supply, excluding the amount of sales tax. Markup on credit sales shall not be taken into value of supply। obviously sales के ऊपर अगर कोई credit sales के ऊपर markup है, वो नहीं आएगा, other than sales tax को निकाल के जो बाकी सारे कस्टम ड्यूटी या फेडरल एक्साइज ड्यूटी या प्रोविंशियल कोई ड्यूटी, सब कुछ डाल के जो अमाउंट बनेगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इन केस ऑफ सप्लाई इज इन मनी। अच्छा, अगर सप्लाई इन पार्टली और फुली इन काइंड है, मनी नहीं है, कुछ पैसे दे दिए, कुछ इन काइंड दे दिया, उसकी जगह कोई चीज दे दी, या फुली कोई चीज दे दी, तो वेयर द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई इज इन काइंड और पार्टली इन काइंड, the partly in money, the value of supply is determined on the basis of open market price and the supply excluding the amount of tax। तो जो partly in money, the value of supply जो जो इन काइंड है, उसको मार्केट वैल्यू की बेसिस पे हम असेस कर लेंगे। सिंपल सी बात है। सप्लाई बिटवीन एसोसिएटेड पर्सन, अगर एसोसिएटेड पर्सन के दरमियान हुई, एसोसिएटेड पर्सन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कौन है जी। शेयर होल्डर और कंपनी भी एसोसिएटेड है, पार्टनरशिप भी एसोसिएटेड है, इंडिविजुअल के रिलेशंस भी वो एसोसिएटेड है, रिलेटिव भी एसोसिएटेड है, या कोई और दो बंदे तीसरे बंदे के लिए काम कर रहे हो वो एसोसिएटेड है, या एक बंदा दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा हो वो भी एसोसिएटेड है। इन केस द supplier and recipient are associated person and the supply is made against no consideration or for consideration which is lower than the open market price, the value of supply means the open market price। common sense है।
सप्लाई ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सप्लाई हो रही है, इन केस द टैक्सेबल सप्लाई इज मेड टू द कस्टमर from general public on installment basis on the price inclusive of markup or surcharge, rendering it higher than open market price, the value of supply shall mean the open market price of supply excluding the amount of tax. तो वो कहता है अगर इस तरह इंस्टॉलमेंट पे जैसे कोई चीज एसी वगैरह देते हैं और वो हायर पे दे रहे हैं वैल्यू पे, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस ही उसकी यूज होगी। ठीक है जी। सप्लाई और डिस्काउंटेड प्राइस, ओके नेक्स्ट आ गया। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे किया तो फिर क्या होगा, इनवाइस शो द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द रिलेटेड टैक्स एंड डिस्काउंट अलाउड इज कंफर्मिटी विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, तो फिर वही होगी जो डिस्काउंटेड प्राइस है, दैट विल बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो बिजनेस प्रैक्टिस है, अगर वो हैपहैजर्ड दिया है, तो फिर मार्केट वैल्यू पे होगी। Supply for special nature transaction, कोई special nature की transaction है, where any special nature of transaction is transaction, it is difficult to ascertain the value of supply. The value of supply means open market. तो जहां पे ना हो रही हो वो open market है। ठीक है। Value of imported goods, ये तो बहुत easy है, where the goods excluding those as specified in third schedule are imported, यानी exempted supplies ना import की हो, are imported, the value determined under the section 25 of Custom Act excluding those as specified in third schedule, including the amount of custom duties, federal excise duties levied thereon, will also be included in the value of supply. This is what I told you at the start of the lecture कि जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो पहले डिक्लेयर्ड वैल्यू फिगर आउट होती है कि उसकी डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है, सॉरी डिक्लेयर्ड वैल्यू नहीं, असेस्ड वैल्यू। डिक्लेयर्ड वैल्यू तो इनवाइस के ऊपर होगी, उसकी बेसिस पे असेस करते हैं। लेट्स सपोज आपने गाड़ी मंगवाई, आपने अंडर इनवाइसिंग करा ली, लेकिन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कस्टमर एक्साइज वाले कहते हैं नहीं भाई ये तो फॉर एग्जांपल 10 लाख की नहीं है, ये तो 20 लाख की होनी चाहिए, 20 लाख की होगी। उसके ऊपर 5% कस्टम लगा, उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी, आई गेस 7% है, वो दोनों शामिल हो गए, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, फिर उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, उसके ऊपर क्या होगा, अगर प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं की तो where there is sufficient reason to believe that value of supply has not been correctly declared in the invoice, the value determined by valuation committee comprising representative of trade and sales tax department will value the supply। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था ये वही है। ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स हम ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, अच्छा वो किस बेसिस पे उसकी वैल्यू सप्लाई होगी, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल belonging to another person, the actual consideration received by manufacturer for the value addition carried out in relation of such goods। तो जो भी वैल्यू एडिशन के लिए उसको मिल रहे होंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। सप्लाई ऑफ रिटेल टैक्स, ये भी उसी तरह है, आगे हमें जरूरत नहीं है करने की। ठीक है। विसल ब्लोअर, यस विसल ब्लोअर क्या है, वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्सन जो कि कोई गलत चीज हो रही है तो उसको हाईलाइट करे। इट मींस द पर्सन हु रिपोर्ट्स कंसीलमेंट और एवेजन ऑफ सेल्स टैक्स एंड टैक्स फ्रॉड to the competent authority against any person or a sales tax authority committing fraud corruption, जो corruption कर रहा है उसके against वॉइस रेज करे। wholesaler हम लोग पढ़ चुके हैं, it includes dealer and means any person who carries on whether regularly or otherwise the business of buying and selling goods by wholesale or supplying or distributing goods directly or indirectly by wholesales for cash or for deferred payment, वो wholesaler है, उस पर रिटेल वाली नहीं लगते। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या है, ये नीचे उसने ये यहां से पढ़ते हैं जीरो रेटेड और दूसरे को। सप्लाईज फाइनल हम करते हैं यहाँ पे। सप्लाईज दो किस्म की होती हैं, एक टैक्सेबल है एक एग्जम्प्ट है। जो टैक्सेबल है उसमें नॉर्मली रेटेड है और जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड क्या है, जीरो रेटेड सप्लाईज मींस अ टैक्सेबल सप्लाईज व्हिच इज चार्ज्ड टू द टैक्स एट 0%। एग्जम्प्ट सप्लाईज क्या है, जो एग्जम्प्ट है, जिसपे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। गुड्स इसमें क्या आती हैं, गुड्स कौन कौन सी गुड्स आएंगी, गुड्स एक्सपोर्टेड एज नोटिफाइड बाय एफबीआर और लिस्टेड इन 5th स्केड्यूल। इसमें कौन सी है, ये 6 में आती हैं या 3rd में भी आती हैं। इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट, इनवॉइस शैल बी रेज फॉर गुड्स सप्लाइड बट सेल्स टैक्स शैल बी चार्ज एट 0%। इसमें नो सेल्स टैक्स इनवॉइस कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जम्प्ट है। रजिस्ट्रेशन, यस
A person engaged in zero rated supplies has to be registered with sales tax. A person exclusively in exempt supplies is not liable to register. सिर्फ अगर exempt supply कर रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब टैक्स मिलेगा इनपुट पे जो आपने परचेजेस पे दिया है, तो यस जीरो रेटेड में मिलता है, एक्सेंट में नहीं मिलता. विद दैट वन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली डेफिनेशंस हैं. ये हमारा हिस्ट्री और डेफिनेशन का जो पोर्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो गया.